रायता दिल छू लेने वाली कहानी। बाबूजी, आखिरकार आज हमारी कंपनी ने प्रोजेक्ट को पूरा कर ही लिया। खुश होते हुए दीपक सुरेंद्र बाबू से बोला, शाबाश, मुझे पता था तुम ही मेरी कंपनी को संभाल सकते हो। खूब तरक्की करो, जीते रहो। दीपक अपने पिताजी के कमरे में उन्हें आज कंपनी की कामयाबी की बातें बता रहा था। तभी पत्नी सुधा ने आवाज दी, सुनिए, आपका खाना लगा दिया है, खा लीजिएगा, कहकर चली गई। चलिए बाबूजी। कहाँ? खाना खाने। आज आपके साथ खाने का मौका मिला है, दोनों बाप बेटे मिलकर खाएंगे। अरे नहीं, तुम जाओ, सुधा मुझे यहीं दे जाती है, मेरे कमरे में। चलिए ना बाबूजी, देखिए आज पता नहीं कैसे 12 बजे तक घर पर रुका हूँ, वरना तो 8:30 तक चला जाता हूँ और आते वक्त कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो आपके साथ खाए जाने कितना समय हो गया है, आइए ना। अच्छा भाई चलो, कहकर सुरेंद्र बाबू उठ खड़े हुए। खाने की टेबल पर पहुंचकर दीपक ने सुधा को आवाज दी, सुधा, एक प्लेट और। जैसे ही दीपक ने खाने से प्लेट हटाई, बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, बूंदी का रायता! महीनों बाद! जीते रहो बहू, जाने कब से मन कर रहा था। क्या? बूंदी का रायता? मगर वो तो। दीपक ने दूसरी प्लेट लाती हुई सुधा की ओर देखा तो वह मुंह बनाते हुए प्लेट रखकर चुपचाप निकल गई। लीजिए बाबूजी, शुरू कीजिए। बाबूजी बड़े चाव से बूंदी का रायता खा रहे थे। दीपक ने अपनी प्लेट में से भी दूसरी कटोरी बूंदी का रायता बाबूजी की प्लेट में रख दिया। अरे तुम भी तो खाओ, बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम्हारी माँ रोज बनाती थी मेरे लिए, मगर उसके जाने के बाद कभी कभी बनाया करती थी बहू। अब तो महीनों बीत गए खाए। अरे तुमने अब तक शुरू नहीं किया? बस मन भर गया बाबूजी, मुझे कुछ याद आ गया। आप खाइए, मैं अभी आया। अरे ऐसे नहीं उठकर जाते खाने से, एक कोर तो लो, कहते हुए बाबूजी जबरदस्ती दीपक के मुंह में निवाला डाल दिया। दीपक उठा और अपने कमरे में चला गया। पीछे पीछे सुधा भी पहुंच गई। ये क्या है सुधा? बाबूजी को तो क्या हुआ? देखो, मेहनत सब तुम करो और वो यहाँ बैठकर हुक्म चलाएं, मुझसे नहीं होगा, समझे? और वैसे भी सब कुछ तो तुम्हारे नाम हो गया है, तो क्यों सेवा टहल में रहना? ऐश करो। सुधा जी तो चाहता है कि, मगर बेबस हूँ, पिताजी के दिए संस्कार मुझे किसी महिला पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं देते। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मगर अब मुझे ही कुछ करना होगा, कहकर दीपक तेजी से कपड़े बदलकर वहां से निकल गया। सुधा ने 2 घंटे बाद ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला दीपक बाबू आज ऑफिस आए ही नहीं। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात ढलने को थी, मगर दीपक का कोई अता पता नहीं था। सुधा बेचैन थी कि तभी दीपक की गाड़ी की आवाज़ आई। सुधा दौड़कर बाहर पहुंची तो देखा दीपक के साथ एक युवा लड़की थी और एक आदमी। हे, ये कौन है? कहीं दीपक मेरी सौतन? नहीं नहीं, दीपक ऐसा नहीं कर सकता। तो इतनी रात को ऐसी जवान लड़की घर पर लाना, हे भगवान, ये सब क्या है? दीपक ने सुधा की ओर अनदेखा करते हुए लड़की और उस आदमी सहित घर में प्रवेश किया। बाबूजी, बाबूजी! दीपक, कहाँ था? मेरे बच्चे! पता है सुधा बहू कितनी परेशान थी, तेरा फोन भी बंद था, तू फैक्ट्री में भी नहीं था, कहाँ गया था तू? आपके लिए बूंदी के रायते का इंतजाम करने। बाबूजी ने बड़े गौर से दीपक की ओर देखा। ऐसा क्या देख रहे हैं बाबूजी? ये रमा है, अपने माली काका की बेटी, मेरी बहन। याद है, इसी के साथ मैं वहाँ बगीचे में खेलता था। बाबूजी, जानते हैं घर में बूंदी का रायता रोज बनता है, मेरे टिफिन में रोज जाता है, मगर आपको, ये सुधा है ना,
इसे लगता है आपने ये घर कारोबार मेरे नाम कर दिया तो बस मैं भूल जाऊं आपको, अपने भगवान तुल्य पिता को कैसे भूल जाऊं। कोई दिल बिना धड़कनों के कभी धड़कता है क्या? तो मैं कैसे भूल जाऊं। इसलिए वकील साहब। जी दीपक बाबू, लीजिए। बाबूजी, मैंने आपके कारोबार इस घर को दोबारा आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। आज से आप कंपनी के इस घर के मालिक हैं और ये रमा मेरी बहन आज से आपकी देखभाल करेगी, आपके साथ रहेगी, आपको रोज बूंदी का रायता ही नहीं जो भी पसंद होगा बनाकर खिलाएगी। खिलाएगी ना? हाँ दीपक भैया, बचपन से आपने बाबूजी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज भगवान ने मौका दिया है मुझे सेवा करने का, तो मैं पीछे क्यों रहूंगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी बाबूजी का। कब तक? और मैं यहाँ हूँ तो? सुधा बीच में ही बोली। गलत फहमी में मत रहो। आज से हम यहाँ इस घर में नहीं, सामने सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगे और रमा अपनी शादी होने तक यहाँ इस घर में रहेगी बाबूजी के साथ। और जब इसकी शादी हो जाएगी तो तब भी तो आखिर मेरी ही ज़रूरत पड़ेगी ना। जानती हो सुधा, हमारी कंपनी में 100 लोगों का एक परिवार है। उन 100 परिवार में से 50 लोगों के घरों में बेटी हैं, वो सब मेरी बहनें ही हैं। एक की विदाई के बाद दूसरी आ जाएगी, दूसरी के बाद तीसरी। ये जो अहम है ना, यही रावण में भी था। उसे प्रभु ने नहीं, उसके अहम ने, उसके अहंकार ने मारा था। खैर, अपना सामान बांध लो, हमें अब ये घर छोड़ना है। बाबूजी, मैं सामने ही हूँ, जब भी ज़रूरत लगे पुकार लीजिएगा। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। दीपक के पैरों में गिरते हुए सुधा बोली। माफ़ी मुझसे नहीं, बाबूजी से मांगो सुधा। शायद भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ कर दें। बाबूजी, मुझसे भूल हो गई। मैं वचन देती हूँ आज से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेशक सब कुछ आप अपने पास रखिए, मगर मेरे अपराध की सज़ा के लिए इन्हें स्वयं से दूर न कीजिए। सुधा, उठो बहू, कहकर सुरेंद्र बाबू ने सुधा को उठाकर सिर पर हाथ रखते हुए कहा। बेटा, जानता तो मैं भी था, बूंदी का रायता तुम रोज बनाती हो, मगर कभी इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं बेटे बहू के सुखी जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता था। वरना जो इतनी बड़ी कंपनी चला सकता है वो सब जानता है उसके कर्मचारी क्या करते हैं, क्या चाहते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ आज तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं, पछतावे की गंदगी बह रही है। मैंने तुम्हें माफ़ किया और तू मुझे छोड़कर जाएगा, इस घर को छोड़कर? पगले, तुम दोनों तो मेरी सांसें हो, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। बाबूजी, कहकर दीपक सुरेंद्र बाबू से लिपट पड़ा। तो इस वसीयत का क्या करना है दीपक बाबू? फाड़ दो, बाबूजी बोले। और रमा, दीपक ने सही कहा, मेरी बच्ची तेरी डोली यहीं से उठेगी और इस ननंद की शादी में उसकी भाभी कोई कमी नहीं रहने देगी, कहकर रमा को सुधा ने गले लगा लिया। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।